मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, अरकान बल्दिया, सदर मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गान मिलत और जनाब अब्दुल रशीद साहब, अजीज़ान मिलत इस्लामिया, मैं आप तमाम से इस बात को कहना चाहूँगा कि मुझे कल उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में वहाँ पर एक जलसे आम से खिताब करना था और एक महीना पहले वहाँ के जिम्मेदार हमारे नौजवान साथी, उन्होंने मुझसे एक महीना पहले वक्त लिया था और एक महीना पहले मुकामी इंतज़ामिया, डीएम और एसएसपी के पास जाकर इजाज़त के लिए दरख्वास्त पेश कर दी थी और पिछले एक महीने से वो तमाम के तमाम रोज सुबह और शाम पुलिस स्टेशन को जा रहे थे। एसडीएम सराय मीर के पास, मगर कल ये इत्तला दी गई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को संजरपुर आजमगढ़ में जलसा करने की इजाजत नहीं देंगे और बगैर कोई वजह बताए का मसला है। हालात पुरअमन है, इसके बावजूद भी किसी भी एक सियासी जमात का ये बुनियादी हक उसको हासिल है हिंदुस्तान के दस्तूर में कि जिसके तहत हम अपने जलसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक बुनियादी राइट है, एक फंडामेंटल राइट है। मगर अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की हुकूमत मुलायम सिंह और अखिलेश यादव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से परेशान है, डर रहे हैं, बौखलाहट का शिकार है और वो जानते हैं कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा उत्तर प्रदेश में होगा तो ये वो जमात है जिसके कायदीन हक़ाइक़ को बयान करेंगे और मुलायम सिंह नहीं चाहते कि कोई आकर उत्तर प्रदेश की सरजमीन में हक़ाइक़ को बयान करे। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ये समझती है कि उत्तर प्रदेश इनकी एक जाती जागीर है। उत्तर प्रदेश किसी की जाती जागीर नहीं है, ना कभी बन सकती है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान का दस्तूर उत्तर प्रदेश पर भी लागू होता है। मगर गुरूर और तकब्बुर के मज़ाहिरे समाजवादी पार्टी की हुकूमत कर रही है और अगर मुलायम सिंह, अखिलेश यादव ये समझ रहे हैं कि हमारे जलसे को परमिशन नहीं देकर या फिर हमारे जलसे को रोककर अगर वो ये समझ रहे हैं कि हम कभी नहीं आएंगे, याद रखो हिंदुस्तान हमारा वतन है, हिंदुस्तान के गली कूचों में जाना हमारा बुनियादी हक है और दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकेगी। इंशाअल्लाह ताला हम उत्तर प्रदेश को जाएंगे, उत्तर प्रदेश के हर
जिले को जाएंगे, चाहे वेस्टर्न यूपी हो, चाहे ईस्टर्न यूपी हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाएगी। हमको इलेक्शन में जीत हार की फिक्र नहीं है, हमको इस बात की फिक्र है कि पिछले 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर, जब से समाजवादी पार्टी की हुकूमत आई है इख्तिदार पर, जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, जो फसादात बर्पा किए जा रहे हैं, कत्लो गारत गिरी का बाजार गर्म है, जो वादे अक़लियतों से किए गए थे उसको पूरा नहीं किया गया। मैं आप तमाम को ये बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप लोग चीखा मारना है तो मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर आप लोग चीखा मार लिए, उसके बाद तकरीर करता हूँ। नहीं, अब किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, खामोश बैठो आप। सिर्फ मैं आपसे 30-35 मिनट चाहता हूँ, जहाँ पर हैं आप वहीं पर ठहरिए, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वो काफ़ी है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग आराम से बैठकर सुनिए, क्योंकि मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के ताल्लुक से है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ चिलकलगुड़े से जो आवाज़ निकलेगी वो लखनऊ में अखिलेश यादव के घर तक पहुँचनी चाहिए। यहाँ से हम जो पैगाम देंगे वो हमारे मजलिस के साथियों के तक पहुँचे आजमगढ़ में, क्योंकि वो नौजवान कल से बड़े गमगीन है कि 1 महीने की उनकी कोशिश और आजमगढ़ और अतराफ अकनाफ से, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बनारस हो, दूर दराज के गांव से करीब 40-50 हजार लोग उस जलसे में आ रहे थे। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत ये मज़ाहरों को देख नहीं पा रही थी। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आज जो तकरीर करूं, जो मेरी तकरीर कल होना था आजमगढ़ में, मैं आज यहां से करूंगा। और आज के इस जलसे में मौजूद तमाम उन नौजवानों से अपील करूंगा कि मेरी इस तकरीर को सोशल मीडिया पर डालो, यूट्यूब पर डालो, ट्विटर पर डालो, फेसबुक पर डालो, और अखिलेश और मुलायम का अगर अकाउंट है तो उस पर भी डालो, ताकि ये लोग सुने और वो समझें। और अगर वो नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जो आने वाला पार्लियामेंट का इलेक्शन है, जो ख्वाब मुलायम सिंह देख रहे हैं, वो ख्वाब देख रहे हैं मुलायम सिंह कि मैं उत्तर प्रदेश में 30 से 35 अरकान पार्लियामान मेरे पार्टी कर जीत कर आएंगे। और मुलायम सिंह ये समझ रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान का वजीर आजम बन जाऊंगा। मुलायम सिंह यादव, तुम्हारी पार्टी को बड़ी तकलीफ है कि मैंने जो तकरीर की, जिसमें मैंने कहा था कि कैसे मुजफ्फरनगर में हमारी मां और बहनों की जो इज्जत लूटी गई, और जब मैंने तुम्हारे ताल्लुक से और तुम्हारे फर्जन के ताल्लुक से कहा तो तुम्हारे लोगों को बड़ी मिर्ची लगी। ठीक है, एक बार लगी होगी, मगर याद रखो हम अपने बयान से बाज आने वाले नहीं हैं। हम जो बात कहें इंशाअल्लाह ताला हक को बयान करेंगे। अगर आपको तकलीफ पहुंची मुलायम सिंह यादव, तो मुझे इसकी हरगिज़ फिक्र नहीं है। अगर आजम खां को तकलीफ पहुंची तो मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मुझे इस बात की हमेशा फिक्र रहती है कि हम और आपको सिर्फ ऐसा काम करना है कि हमारा रब अल्लाह उससे नाराज ना हो। अगर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव नाराज होते हैं तो नाराज होइए, गुस्सा आता है आने दीजिए। मुझे तुम्हारी नाराजगी और गुस्से की हरगिज़ परवाह ना थी, ना है, ना रहेगी। मुझे अगर किसी की फिक्र है, मुझे अगर किसी के ताल्लुक से बोलना है, तो वो है उत्तर प्रदेश के मजलूम अवाम, जो आज मुजफ्फरनगर में 20,000 से ज्यादा आज भी मुसलमान मेरे नौजवान साथियों
आज भी कड़ाके की सर्दी में रेफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी की हुकूमत क्यों हमको रोक रही है? क्योंकि ये नहीं चाहते कि मंजलिस वहां पर जाए और मंजलिस जाकर हकायक को बयान कर सके। और हकायक क्या है मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। आज उत्तर प्रदेश के जो हालात है मेरे नौजवानों, यहां पर इलेक्शन हुआ पिछले साल और समाजवादी पार्टी को 224 रुकने असेंबली इनके मुंतखब हुए। बहुजन समाज के 80 रुकने असेंबली मुंतखब हुए। गो तादाद के एतबार में समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा असेंबली की सीट पर कामयाब हुई, मगर वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी और बहुजन में सिर्फ 3% वोट का फर्क था। 3% वोट बीएसपी को 80 कर दिए और 3% वोट समाजवादी पार्टी को 224 कर दिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमको क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमान 18% है। मुसलमान 18% है और ये जो यादव हैं वो सिर्फ 7% है। ये 7%, हम 18%। वोट हमारा, राज इनका, वोट हमारा, इख्तिदार इनका, वोट हमारा, ताकत इनकी, जुल्म हम पर, वोट हमारा, हुकूमत इनकी और फसाद हमारे घर पर होता। ये फर्क है। इसलिए जानते हैं मुलायम सिंह कि अगर मंजलिस आएगी वहां पर तो 3% वोट नहीं बल्कि मंजलिस कम से कम 8 से 9% वोट का फर्क पैदा कर देगी और इनका जो ख्वाब है वजीर आजम बनने का वो चिकना चूर हो जाएगा। तो पहली वजह यह है हमको नहीं आने देने की। दूसरी वजह यह है, दूसरी वजह क्या है कि ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश की आवाम को मालूम हो कि वहां पर मुसलमानों का क्या मौक़िफ़ है। सुनो मेरी बात आप कि उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम घराना जो महाना उनका खर्चा होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, अंग्रेजी में मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी एक घर अपने जरूरियात के ऊपर कितना खर्च करता है। सुनो आप कितना खर्च करते उत्तर प्रदेश में मुसलमान। ये हुकूमत के फिगर्स हैं। 817 रुपये मुसलमान अपने घर में खर्चते उत्तर प्रदेश में। के रिश्ते से बढ़कर है वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ महाना 817 रुपये खर्चते हैं। 817 रुपये उत्तर प्रदेश में ये खर्चते हैं। ईस्टर्न यूपी का मुसलमान कितना खर्चता है? 737 रुपये। 737 रुपये। वेस्टर्न यूपी का हिंदू कितना खर्चता है अपने घर के ऊपर? 1265 रुपये। वेस्टर्न यूपी का हिंदू 1265 रुपये और वेस्टर्न यूपी का मुसलमान कितना खर्चता है? 845 रुपये। 50% का फर्क है। और ये सेकुलरिज्म की बात करने वालों ठेका लेके रखे हुए सेकुलरिज्म का मुलायम सिंह। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, बाबरी मस्जिद के ईंटें जमीन पर गिरी थी, उस वक्त समाजवादी पार्टी को बनाए थे, जो अपने आप को मौलाना मुलायम कहते थे, जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते थे, जिनको हम अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जनाब मोहतरम आजम खान साहब इनको रफीक मुल्क का खिताब दिए। ये कौन सी रफीक मुल्क है? ये कौन सा रफीक है आजम खान साहब कि आपकी रियासत में वेस्टर्न यूपी में एक हिंदू घराना 1265 रुपये खर्चता है और मुसलमान 845 रुपये। क्या ये आपकी हुकूमत है? इसीलिए आप हमको नहीं आने देना चाह रहे थे। मैं नहीं, तुम मेरे को रोक दिए, कोई बात नहीं, मगर अल्लाह मेरी आवाज को इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश
देश के मुसलमानों के हर घर में पहुंचाएगा। तुम मुझे रोक सकते हो, तुम मेरी आवाज को नहीं रोक सकते। तुम मुझे रोक सकते हो मगर तुम मेरी जज्बात को रोक नहीं सकते। तुम मुझे रोक सकते मगर जो अल्लाह ने मुझे ताकत दी है उसके फजल और करम से, उस ताकत के बलबूते पर मुलायम सिंह एक एक घर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज पहुंचेगी। तुम्हारी समाजवादी पार्टी का खातिमा होगा इंशाअल्लाह ताला। हमको इसीलिए रोक रहे। और फिर तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट क्या है, खवानगी का तनासुब क्या है लिटरेसी रेट का? मुसलमानों का 47.79%, 47.79%। और तमाम दूसरे मजहब का कितना है? दूसरे मजहब का 56.27%। क्या यह तुम्हारा सेकुलरिज्म है? क्या यह तुम्हारी हुकूमत है? क्या यह तुम्हारी मुसलमानों से मोहब्बत है मुलायम सिंह यादव? तुम अपनी रियासत में हमारे वोटों से तुम 222 रुकने असेंबली तुम्हारे कामयाब हुए। हम वोट डाले तुमको। तुम्हारे यादव तो 7% है, मुसलमान 22%। हर तबके का लोग तुमको वोट डाले और तुम ये हम दे रहे हो। ये तीसरी वजह। और फिर जिस जिलों में मुसलमानों की आबादी बड़ी ज्यादा है, सहारनपुर में दीगर मजहब के लोगों का लिटरेसी रेट खवानगी का तनासुब 61%, सहारनपुर में मुसलमानों का 47%, लखनऊ में दीगर मजहब का 68%, मुसलमानों का 61%, फतेहपुर में दीगर मजहब का लिटरेसी रेट खवानगी का तनासुब 56.30%, मुसलमानों का 54%, वाराणसी 66.12% और मुसलमानों का 54.44%। क्या आप इसलिए हमको रोक रहे थे कि ये आदादो शुमार आवाम के सामने हम पेश कर देंगे? फिर और एक वजह क्या है हमको रोकने की? और एक वजह क्या है हमको रोकने की? आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में मेरे नौजवानों, अगर हैदराबाद में 1 घंटा लाइट बंद हो जाती तो आप और हम फोन करते लाइट के दफ्तर को, और कैसा फोन करके पूछते, कैसा पूछते, खोलता नहीं खोलता? वहां पर उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में हफ्ते में ठहरिए सुनिए, नहीं कोई नहीं बैठेगा, आपको खाली आवाज सुनना है मेरी। 6.5 फुट 2 इंच का हूं अभी, और क्या कितना लंबा करूं? सुनिए, 2.5 से ऊपर थे। आवाज जो पैगाम देना चाह रहा हूं सुनिए, उसका दोबारा मैं नहीं कहना चाह रहा हूं। बैठ जाइए, बैठ के सुनिए, बैठिए। उत्तर प्रदेश में बरखी 7 दिन में बहुत से इलाकों में, पूरे इलाकों में नहीं, बहुत से इलाकों में सिर्फ 4 दिन आती है, 5 दिन। कितने घंटे? 8 घंटे। 7 दिन में 3 या 4 दिन 8 घंटे लाइट आती। और उसका नतीजा क्या हुआ? जिसको मोहतरम जनाब आजम खान साहब ने मुलायम सिंह यादव को रफीक मुल्क करार दिया। क्या हुआ? लाइट नहीं है, बरखी नहीं है। तो अलीगढ़ में खुफलों का कारोबार हमारा, और अगर खुफलों का कारोबार करना है तो बरखी की जरूरत पड़ती, कारोबार का नुकसान। मुरादाबाद में ब्रास का कारोबार, बरखी नहीं है, कारोबार का नुकसान। सहारनपुर में फर्नीचर का काम है, लाइट नहीं है, हमारा नुकसान। मीरठ में मैकेनिक लाइन में हम है, बरखी नहीं है, हमको नुकसान। फिरोजाबाद में ऐसे बेहतरीन कारीगरी का काम होता है, बरखी नहीं है, हमको नुकसान। कन्नौज जहां से समाजवादी पार्टी के एमपी है, मोहतरमा है, वहां पर हमारा अतर का कारोबार, सारी दुनिया में कन्नौज में अतर का कारोबार, आज वहां पर बरखी नहीं है, हमारा नुकसान। यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से जहां जहां हमारे कारोबार थे वहां लाइट नहीं है। और मुलायम सिंह यादव साहब का जो गांव है सफाई,
वहां पर कितनी लाइट है? लाइट बंदी नहीं होती वहां पर, लाइट बंदी नहीं होती वहां पर। क्या अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, फिरोजाबाद में, यहां पर क्यों लाइट बंद हो रही है? आप क्यों नहीं देते हमको बरक़ी? क्योंकि हम यहां पर कारोबार कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर रहे हैं और यहां पर कोई नहीं है, इसीलिए हमको नहीं आने देना चाह रहे थे। और एक वजह क्या है? और एक वजह यह है कि जब से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, 13 महीने के अरसे में, 13-14 महीने के अरसे में उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा फिरका वाराना फसाद हुए या वाकयात हुए, 100 से ज्यादा। आप बताइए, मैं रिकॉर्ड पेश कर रहा हूं, सुनो। अगर कल आजमगढ़ में रहता तो बोलता था क्या मथुरा, बरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़, गाजियाबाद में तुम्हारे दौरे इख्तिदार में अखिलेश यादव साहब 2-2 बार इन जगहों पर फसाद नहीं हुआ? क्या बरेली, संभल, बिजनौर, इलाहाबाद में 2-2 बार फसाद नहीं हुआ? क्या मेरठ में 3 मरतबा फसाद नहीं हुआ? क्या गाजियाबाद में 2 मरतबा फसाद नहीं हुआ? क्या लखनऊ, सुल्तानपुर, बहरेच में, रामदास नगर में, क्या संभल में फसाद नहीं हुआ? क्या अक्टूबर 12, 2012 को क्या फैजाबाद में फसाद नहीं हुआ? और कैसा फसाद हुआ? दुकानें जल रही थी। यही हैदराबाद में फैजाबाद के लोग रहते हैं, अपने रिश्तेदारों से मुझे बात करवाया तो जिस घर में मैं फोन किया वो मुझसे कह रहा था कि असद साहब सुनो, हमारे घर अतराफ में औरतों की चीखों की आवाज आ रही है, हमारे सामने के घर को जला दिया गया। मैं उत्तर प्रदेश के एक समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर को टेलीफोन किया और उनसे कहा कि गड़बड़ हो रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने आज ही जाकर लखनऊ में बात कर आए थे। अरे मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करके सुनाया, सुनो इस शख्स का एड्रेस लो, इसके घर में इसके बच्चे और बीवी खौफ से पुकार रहे, इसके बाजू का घर जल गया, सामने की मस्जिद में कुरान करीम की बेहुरमती हुई, तब जाकर यकीन किए। क्या वहां पर फसाद नहीं हुआ? और इस जगह पर फैजाबाद में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भी फसाद नहीं हुआ था, अखिलेश यादव के दौर में फसाद हुआ। गाजियाबाद में सितंबर 12 को 2012 को फसाद नहीं हुआ? पुलिस फायरिंग में क्या 7 मुसलमान नहीं मारे गए? आजम खान साहब, क्या मुसलमानों के मरने पर आपको गम नहीं होता? आज आप हमारे जलसे का परमिशन कैंसिल करवाए आपकी हुकूमत। ठीक है, हमको उसकी फिक्र नहीं है, मैं इंशाअल्लाह ताला कभी ना कभी तो आऊंगा उत्तर प्रदेश को, मगर ये तो बताओ कि गाजियाबाद में पुलिस वालों ने जो 7 मुसलमानों को गोली मारकर शहीद किया, कितनों को गिरफ्तार किया? पुलिस वालों को आप कितनों को गिरफ्तार किया? नौजवान क्या एहतजाज कर रहे थे? नौजवानों ने देखा कि मस्जिद का, पुलिस स्टेशन के पास, पटरियों के पास कुरान करीम के वो औराक फाड़ कर फेंके पड़े हुए, एक नहीं 100 की तादाद। तो नौजवान गए पुलिस स्टेशन को पूछने के भाई ये क्या है, तो पुलिस ने क्या किया? फायरिंग। 7 मुसलमान मारे गए। क्या इसलिए आप हमको रोक रहे थे कि बात अवाम में हम ना करें आजमगढ़ में? जवाब दो, समाजवादी पार्टी के नाम निहाद सेकुलर कायदीन, जवाब दो। हिंदुस्तान की अवाम और हिंदुस्तान का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का वो गयूर नौजवान जो आज तय कर चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाओ वो अपनी बेबाक आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में लाएगा, वो तुमसे पूछ रहा है, जवाब दो कि क्यों गाजियाबाद में हम पर गोलियां बरसाई गई? और फिर क्या हुआ? बरेली जुलाई 12 में रमजान का महीना, पूरे 2 हफ्ते आखिरी दये के, रमजान के आखिरी दये में पूरा कर्फ्यू। बरेली में कौन जिम्मेदार है इसका? मुलायम सिंह यादव। आप तो रफीक मुल्क हैं, आप तो मौलाना मुलायम हैं, आप तो मुसलमानों के मसीहा हैं, मगर आप ऐसे कैसे मसीहा हैं कि आपके नाक के नीचे मेरे घर को जलाया जा रहा है, मेरे बच्चों के सीनों पर गोलियां मारी जा रही हैं। बरेली में 2 हफ्ते फसाद रहा। जुलाई 12 में 3 लोग मारे गए, शहीद हो गए।
क्या इसलिए आप हमको रोक रहे थे समाजवादी पार्टी? फिर कोसी कलान में जून 2012 को 5 लोग मारे गए फसाद में, कौन जिम्मेदार है इसका? मैं जिम्मेदार हूं, मेरी तकरीर जिम्मेदार है, मजलिस जिम्मेदार है, तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारा मिनिस्टर, तुम रफीक मुल्क, तुम मसीहा नाम निहाद के, अरे सब चीज तुम्हारे पास, और फिर खून हमारा क्यों बह रहा है? इसके जिम्मेदार कौन है? और फिर प्रतापगढ़ में 2012 को जो फसाद हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? बताओ मुझे। ये नहीं चाहते थे कि हम आकर ये बयान करें। फिर मुजफ्फरनगर का फसाद, मुजफ्फरनगर का फसाद जनवरी 8 को मुलायम सिंह यादव, उनके फर्जंद, उनके नूरे नजर अखिलेश यादव बैठकर फिल्म स्टार के नाच को देख रहे हैं। कोई फिल्म स्टार नाच रहा है तो मुलायम सिंह मुस्कुरा रहे, कोई नाचने वाली कमर मटकारी तो इनको खुशी हो रही। बाप बेटे दोनों बैठकर नजारा देख रहे हैं। और वहीं से उस जगह पर जहां पर यह सफाई उत्सव हुआ, उससे 300 किलोमीटर दूर मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हमारी एक बेवा 60 साल की बहन आबेदा 3 डिग्री सर्दी में कैंप में नहीं सो सकती, इसलिए कि सर्दी की वजह से पानी टपकता है कैंप में। तो आबेदा हमारी एक बेवा बहन जो 60 साल की है, जिसने खुद कहा, क्या कहा जिसने, कि मैं 2 दिन गन्ने के खेतों में भागती रही, मैं 2 दिन गन्ने के खेतों में भागती रही, 3 रात मैं गन्ने के खेतों में छुपती रही, क्योंकि उसका घर बार लुट चुका था। वो आबेदा हमारी बेवा बहन मुजफ्फरनगर में कैंप में नहीं सो सकती, 3 डिग्री की सर्दी है। क्या करती है बहन हमारी? जो गन्ने के सूखे कागज होते, वो पत्ते होते हैं, उसको जलाकर रात गुजारती कि सुबह हो जाए और फिर धूप निकले तो थोड़ी राहत मुझे मिले। और ये बाप बेटे बैठकर नंगा नाच देखते हैं। अरे क्या तुम में इंसानियत मर गई? कहां गए वो मुलायम सिंह जो 1990 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए संघ परिवार जा रहे थे, तो यही मुलायम सिंह उन पर गोलियां चलाए थे। मस्जिद को बचाने के लिए वो एक हरकत उन्होंने की जिसको मुसलमान ने याद की रखा था। आज वही मुलायम सिंह को क्या हो गया? कहां गए ये सब चीजें? बताओ मुझे। बाप बेटे बैठकर नाच देख रहे हैं और हम कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे पास सर्दी से बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो गन्ने के सूखे पत्ते जलाते रात रात भर 15,000 मुसलमान उन ओपन ग्राउंडों में, खुले खेतों में रेफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और आज अपने आप को आप सेकुलर बोलते हैं। हिंदुस्तान का वजीर आजम आप बनना चाहते हैं, हिंदुस्तान में आप पैगाम देना चाहते हैं कि मैं सेकुलर हूं और कोई नहीं है। अरे तुम इतने बड़े जालिम हो कि जो लोग रेफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे थे, तुमने उन कैंपों को निकाल कर फेंक दिया, कैंपों को बुलडोजर लगा के निकाल के फेंक दिए। और सफाई महाउत्सव में अखबारात ने लिखा, मैं नहीं जानता कि 200 करोड़ 300 करोड़, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, झूठ है, हम सिर्फ 6 करोड़ खर्चा करें। अरे 6 करोड़ क्या जरूरत थी? अगर एक बार तुम और तुम्हारे वालिद वो था तैयार नहीं देखते, तो क्या तुम्हारी जिंदगियों में तकलीफ पैदा हो जाती? क्या तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंचती? अफसोस होता है। मुझे किसी ने दिल्ली से फोन किया और कहा कि सर साहब, आपने आजम खान के बारे में कहा, अच्छा नहीं कहा। मैंने कहा, क्या कहा मैंने? आजम खान वहां के जिम्मेदार मिनिस्टर हैं, हम उनके अच्छे कामों की तारीफ भी करते हैं। यकीनन आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, हम उसकी तारीफ करते हैं, मगर आजम खान एक इंचार्ज मिनिस्टर है मुजफ्फरनगर के।
उनको इंचार्ज मिनिस्ट्री से निकाला गया। अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, आप मुजफ्फरनगर नहीं देखेंगे, तो आजम खान साहब नाराज हो गए, नाराज होकर बैठ गए। मिनिस्ट्री आपसे, डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज आपको छीन लिया गया तो आप नाराज हो गए। यहां पर तो 80,000 मुसलमान बेघर हो गए। डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज आपसे छीन लिए तो आप नाराज हो गए। 70 मुसलमान मारे गए, ऑफिशियली फिगर है। अनऑफिशियली कहते हैं कि 100 की तादाद में मुस्लिम खवातीन की इज्जत लूटी गई, तो आपकी नाराजगी कहां है मुझे बताओ, आपका गुस्सा कहां है मुझे बताओ। अगर मेरी बात से आपको तकलीफ पहुंची तो असदुद्दीन ओवैसी फिर तुमसे कह रहा है ये क्या झूठ है, ये मैं जो कह रहा हूं झूठ है कि आप स्विट्जरलैंड को गए, एमएलएस को लेकर, जनाब हजरत आजम खान एमएलएस को लेकर गए, बर्तानिया गए, तुर्की गए, क्या गए, और फिर जब लोगों ने कहा कि लोग मुजफ्फरनगर में मर रहे हैं मुसलमान, तो मौसूफ ने कह दिया, हमारे भाई ने, हमारे बड़े हैं, उन्होंने कह दिया कि दुश्मन है, मुसलमान इस डेलीगेशन को लीड कर रहा तो दुश्मनी कर रहे हैं। ये कैसा मिजाज है आपका कि आपका कलमा गो भाई और बहन तड़प तड़प कर सर्दी में तड़प रहे, बच्चे जान दे दिए, 45 बच्चे, छोटे बच्चे मर गए नौजवानों। मुजफ्फरनगर में कैंपों में 45 हमारे बच्चे मर गए, जिनको अल्लाह ने औलाद दी। अपने सीने पर हाथ रखकर पूछो, असदुद्दीन ओवैसी तुमसे सवाल कर रहा है, अगर तुम्हारी औलाद को जरा बुखार आ गया तो बाप और मां के दिल पर क्या तकलीफ पहुंचती। हम भागते हैं अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची के लिए। तो जरा सोचो नौजवानों, उन माओ पर क्या गुजर रही होगी जो बेबस है, लाचार है, सब चीज लूट गया, घर लूट गया, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, उनका बच्चा भी चला गया, मासूम बच्चे मारे गए। तो यही समाजवादी पार्टी, ये नाम निहाद सेकुलर, ये कहती है, इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता है कि सर्दी से अगर लोग मरते तो साइबेरिया में पूरे मर जाते। अरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, आ जाओ, आप आके ठहरो एक रात मुजफ्फरनगर में। अगर सुबह तक तुम्हारे हाथ और पैर अगर नहीं ठिठर गए तो हमको बताना। अरे हम सर्दी में मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारी ज़ईफ औरतें रात में नहीं सोती, और तुम्हारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी रफीक मुल्क ये कहता है कि सर्दी में अगर लोग मरते तो साइबेरिया में मर जाते। हमारी तकलीफ नहीं है, हमारी मौत इंसानियत की मौत नहीं है। हमारी बहन बेवा होना, हमारा घर तबाह हो रहा, तुम्हारा घर तो आबाद है ना। ये कौन सा मिजाज है बताइए आप कि मुजफ्फरनगर में ये हुआ। और फिर ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं लोग कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सही पार्टी नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर ये गलत है, अगर ये गलत है तो मुझे ये बताओ, आजम खान साहब आउटलुक मैगजीन में उस बच्ची ने रिपोर्ट लिखी, क्या लिखा उसने आजम खान साहब सुनो, जो मुझे फोन करके बता रहे थे कि हमारे बड़े आजम खान साहब वो नाराज हैं। आपकी नाराजगी है तो मुझे बताओ, वो दीक्षित ने जो रिपोर्ट लिखी आउटलुक मैगजीन में, वो क्या थी, क्या थी वो उस रिपोर्ट में लिखा नौजवानों कि महनाज, हमारी एक बहन कह रही है कि जालिमों ने कहा कि मुसलमानों की लौंडियों को रख लो, मुसलमानों की लौंडियों को रख लो। क्या इस पर खून नहीं खौलेगा? क्या इस पर गुस्सा नहीं आएगा? क्या इस पर हम नहीं कहेंगे कि मुसलमानों की लौंडियों को रख लो? क्या हम इंसान नहीं है? ये मेरे अल्फाज नहीं है मुलायम सिंह, ये आउटलुक मैगजीन के अल्फाज है, जिसकी रिपोर्ट में लिखा गया कि हमारी बहन महनाज कह रही है कि मुसलमानों की लौंडियों को रख लो। हमारी बहनों के छातियों पर चाकू मारा गया, क्या गुस्सा नहीं आएगा? तो क्या हम थाली मारेंगे? बताओ मुझे मुलायम सिंह, अगर मेरी तकरीर पर तुम
इतना आग बगोला हो गए कि परमिशन नहीं देंगे, तो मैं दोबारा कह रहा हूं, सुनो मेरी बात को, कि हमारी मां की इज्जत लूटी गई तो तुम खामोश रहोगे और तुम्हारे बारे में बोलेंगे तो तुमको गुस्सा आएगा? ये कौन सा इंसाफ है, मुझे बताओ। और फिर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि हमारी रिपोर्ट, हमारी बहन रुबीना कह रही है, क्या कह रही हमारी बहन, कि ढोल बजा रहे थे, हमारी बहन की इज्जत लूट रहे थे और ढोल बज रहा था, हिंदी पिक्चर के गाने चल रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आउटलुक मैगजीन कह रही है। क्या यह भी झूठ है कि क्या कहा हमारी एक बहन ने, साबिरा ने, इसके दो तीन बेटियां थे, साबिरा के सामने एक बेटी को बढ़ाना किया गया, मां के सामने उसकी बेटी की अजमत, इस इज्जत लूटे। साबिरा के सामने दूसरी बच्ची को मारे लकड़ी से, नाजुक हिस्सों पर मार के जख्मी किए, फिर दोनों बच्चियों के सामने मां को बढ़ाना करे। बताओ मुलायम सिंह, तुम कैसे सेकुलर हो कि तुम्हारी रियासत में, तुम्हारी हुकूमत में ये नजारे हमको देखने पड़ते कि हमारी बहन को, हमके बेटियों को बढ़ाना करके इज्जत लूटी जाती और नंगा करके उनको भगाया गया गन्नों की खेतों में। क्या यह तुम्हारा इंसाफ है समाजवादी पार्टी को मानने वालों? और तुम समझ रहे हो कि उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ मुसलमान ये सुनने के बाद तुमको वोट देंगे नहीं। कोई गैरतमंद मुसलमान तुम्हारा साथ नहीं देगा मुलायम सिंह, इंशाअल्लाह, क्योंकि तुम अगर हमारी बहन को बहन नहीं समझते, मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश के गैयूर मुसलमान यकीनन इस बात को देखेंगे कि तुम्हारी हुकूमत में हमारी बच्चों की इज्जत का तहफ्फुज नहीं हो सका, हमारी 60 साल की औरतों की इज्जत लूटी गई। जालिमों ने यह नहीं देखा कि ज़ईफ है, शैतानों ने यह काम किया। बताओ, इसलिए तुम मुझे रोकना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे रोकना चाहते हो मुलायम सिंह। यह काम यह आउटलुक मैगजीन में लिखा गया, क्या क्या दास्तान बयान करूं, कौन सी बात तुम्हारे सामने रखूं? सारी दुनिया कह रही है, तो मुलायम सिंह बोलते कि नहीं, जो कैंप में रह रहे वो तमाम के तमाम साजिशी हैं, वो तमाम के तमाम साजिशी हैं, वो सियासी दुश्मन है तुम्हारे। मुसलमान अगर तड़पेगा तो सियासी दुश्मन, और वोट की जरूरत पड़ेगी मुलायम सिंह तुमको, तो हम तुमको नजर आते। आज वक्त आ चुका है उत्तर प्रदेश में कि जो सरजमीन दखन पर सियासी तौर पर हमने जो रेनेसांस किया, निशात सानिया, क्या उत्तर प्रदेश में एक नया निशात सानिया होगा इंशाअल्लाह ताला। उत्तर प्रदेश में एक नई आवाज उभरेगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में। उत्तर प्रदेश के घर घर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएगा। और मुलायम सिंह, ये कौन सा इंसाफ है तुम्हारा कि तुम विजारत उज़्मा के उम्मीदवार, तुम्हारी रियासत में मोदी तकरीर कर सकता और मैं तकरीर नहीं कर सकता हूं? नरेंद्र मोदी तकरीर करेगा और हम नहीं कर सकते? आपका उनका क्या रिश्ता है, जरा ये तो बताओ, कौन सा रिश्ता है ये तो बताओ। आखिर इतनी मोहब्बत आप में उसमें कैसे पैदा हो गई? और आप बोल रहे, समाजवादी पार्टी के लीडर बोल रहे कि मैं उत्तर प्रदेश को गुजरात बनने नहीं दूंगा। अरे गुजरात तो मुजफ्फरनगर बन गया ना, मुजफ्फरनगर तो गुजरात बन गया ना, मुजफ्फरनगर तो अहमदाबाद बन गया ना, मुजफ्फरनगर तो नरोदा पाटिया बन गया ना। आप कौन सी गुजरात की बात कर रहे हैं मुलायम सिंह? आप बोलते कि मैं रोकूंगा मोदी को, नहीं, आप नहीं रोक सकते। आप तो मिले हुए हैं, आप में और मोदी में मैच फिक्सिंग है, आप में और मोदी में चोली दामन का साथ है आपका और मोदी का। नूरा कुश्ती कर रहे हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते, फुटसी खेल रहे हैं आप और मोदी, आप और मोदी फुटसी खेल रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश का गयूर व मुसलमान जान चुका कि तुम्हारा खेल क्या है। तुम्हारा खेल यही है कि आज तुम मोदी से मिल रहे हो। एक तरफ पिछले साल वो यात्रा शुरू करने के लिए बोले, आपको याद दिला रहा हूं कि पिछले साल 2012 में अक्टूबर में
सितंबर के आखिर अक्टूबर में क्या अशोक सिंघल, ये बड़े बड़े विश्व हिंदू परिषद के लीडर, 90 मिनट की मीटिंग, कितनी देर की मीटिंग? 90 मिनट की मीटिंग। इखलाकी मीटिंग हम समझ सकते हैं कि पानी पिलाए, चाय पिलाए, क्या बैठ के मुगल आजम देख रहे थे? 90 मिनट की मीटिंग, चाय पिलाए, खाना खिलाए तो 10-15 मिनट, समोसा खिलाए तो 90 मिनट आप क्या कर रहे थे बातचीत? ये सितंबर अक्टूबर की बात कर रहा हूं। आज इनका खेल सब सामने आ गया। मेरे अजीज दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में इसलिए बयान कर रहा हूं और मुलायम सिंह के अकाउंट पे डालना और ये बोल के डालना, ये भड़काऊ भाषण दिए थे तुम्हारे बारे में, ये बोल के डालना कि सरजमीन दक्कन का गयूर नौजवान तुमको ललकार रहा है और तुम्हारी गलतियों को बयान कर रहा है। अजीबो गरीब इत्तेफाक कि मोजी मीरठ में जलसा करेगा अब 2 दिन के बाद। हम नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। मोजी अच्छा है क्या मुलायम सिंह? मोजी कब से अच्छा हो गया आपके लिए? क्या आप भी अंदरूनी कोई मीटिंग करे क्या? अशोक सिंघल से तो कर लिए थे आप, क्या मोदी से भी कुछ बातचीत हो गई? जैसा चंद्रबाबू नायडू करे आप भी कुछ कर लिए क्या? आज अखबार में आया कि शरद पवार भी मीटिंग करे। अरे ये पूरे बड़े बड़े लोग जाके मिल ले रहे उससे। अरे कौन तो भी है जी ने, क्या करता है मोदी? ऐसे 56 आए चले गए, आने दो देखेंगे। जमहूरियत है, कानून है और ये हिंदुस्तान है। उन्होंने अहमदाबाद में कर लिए होंगे मगर हिंदुस्तान अलग है। हिंदुस्तान में आज भी हमारा हिंदू भाई होने दो, दलित होने दीजिए या बैकवर्ड क्लास का हमारा भाई होने दो, सेकुलर है। आप वहां पर नंगा नाच करे होंगे अहमदाबाद में, मगर याद रखो नरेंद्र मोदी, हम तुमको रोकेंगे जरूर इंशाअल्लाह, हम तुमको रोकेंगे जरूर। पार्लिमानी जमहूरियत में हमको इख्तियार है। हाँ, तुम शरद पवार से मिल सकते हो, मिलने के बाद तो सब तरदीद करेंगे, नहीं मिले बोलेंगे। मिले बोल के कौन बोलते? मिले बोल के कौन बोलते? शरद पवार मिल लिए, मुलायम सिंह अशोक सिंघल से बात किए 90 मिनट। 90 मिनट की क्या मीटिंग थी आज तक समझ में नहीं आया मेरे को। कितने समोसे खाए होंगे बैठ के ये लोग? 1 2 3 4 5, अरे कितने खाए होंगे ये लोग? पूरी प्लानिंग करे। हमारे हैदराबाद में कहावत है, तू रो ऐसा कर मैं हंसे ऐसा करता हूं। अंग्रेजी की कहावत है, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक। तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाता हूं। इन लोगों को क्या खुजली की बीमारी हो गई? समाजवादी पार्टी और नरेंद्र मोदी को कौन कौन सी चीजें लग रही हैं? पाउडर हमारे पास है, दवा भी हमारे पास है और वो दवा हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है। वो पाउडर क्या है? वो हिंदुस्तान का तमाम अटूट इत्तेहाद है। वो पाउडर लगाएंगे तुम्हारे पे, लगाएंगे पाउडर। बड़े मेकअप करके आ रहे, इन्हों जलसा कर रहे, उन्हों जलसा कर रहे। नरेंद्र मोदी बोल रहा कि मैं जहां जाता हूं बाप बेटे मेरे पीछे पड़ जाते। तो सुन लो मोदी, बाप बेटे के खिलाफ भी पढ़ेंगे और तेरे खिलाफ भी हम पढ़ेंगे। अजीज दोस्तों, और फिर हमारे खिलाफ क्या है आपको मालूम कि अगर हम वहां गए तो क्या बोलने वाला था मैं? ये जो रिकॉर्ड आपके सामने रख रहा हूं, आजमगढ़ में, मोहम्मदपुर, मिर्जापुर और साथियों में एक जगह, 3 जगह है इलाके,
आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, इन जगहों पर मरकजी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को लिखा कि हम आपको 5 करोड़ रुपए देना चाह रहे हैं तरक्की के काम के लिए, प्रपोजल भिजाओ, रोड का, ड्रेनेज का, बोरवेल के पंप का, सीमेंट रोड का, स्कूल की बिल्डिंग का। 6 महीने हो गए एक प्रपोजल नहीं गया, 6 महीने हो गए एक प्रपोजल नहीं गया। क्या आप इसलिए हमको रोक रहे थे कि हम ये बात नहीं करना? क्या मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव, आपसे सवाल कर रहा हूं, कल मेरी तकरीर आपके अकाउंट पे आने वाली है। हमारे हैदराबाद के, हिंदुस्तान के पूरे नौजवान ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, वो यूट्यूब के जरिए, वो अजीब व गरीब ट्यूब है उसके जरिए भी जाएंगे। मुजफ्फरनगर के लिए 22/11/2013 को 2 महीने पहले 5,09,60,000 रुपए दिए गए। किसके लिए दिए गए? आंगनवाड़ी सेंटर की तामीर के लिए और एक स्कूल की, इंटर कॉलेज की बिल्डिंग के लिए। मैं पूछना चाह रहा हूं, बताओ समाजवादी पार्टी के लोगों, हम फिरका बरस है ना, ये पैसे कहां खर्च हुए बताओ मेरे को? ये पैसे तुम खर्चा करे नहीं करे, या फिर इसको भी सफाई में लगा लिए वो फिल्म स्टारों के नाच गाने था देखने के लिए? फिर ये बताओ कि बाराबंकी में 3,75,00,000 रुपए पिछले साल दिए गए। पॉलिटेक्निक बच्चियों का जैदपुर में और एक आंगनवाड़ी सेंटर के लिए ये पैसा आप इस्तेमाल करें नहीं करें, बताओ मुझे अखिलेश यादव। फिर मरकजी हुकूमत ने तुमको बहरेच डिस्ट्रिक्ट में 10,55,00,000 रुपए दिए। किसके लिए दिए? वाटर सप्लाई, ग्राम पंचायत लालपुर जलालपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज बनाने के लिए, बशियापट्टी में वाटर सप्लाई, ग्राम हरचंडा में वाटर सप्लाई, ग्राम सहसलामपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बनाने के लिए, गुरगुट्टा में। क्या आप ये पैसों का कैसे इस्तेमाल करें? जवाब दो। फिर नवाबगंज ब्लॉक में पानी की स्कीम, पंचायत बनासाखी में पानी की स्कीम, पंचायत चौगरावा में पानी की स्कीम, पंचायत मकोलिया में पानी की स्कीम, अम्मा मौलवी में। ये पैसे क्या आप खा लिए बनाए? क्या ये आपके गारत के गले में चले गए? फकरपुर ब्लॉक, तेजवापुर ब्लॉक में पानी की स्कीम, इंटर कॉलेज की बिल्डिंग। ये सवालात मैं करने जा रहा था तुमसे, तुम जवाब इसका नहीं दे सकते। ये सवालात पूछने जा रहा था मैं तुमसे कि ये पैसे तुम्हारे पास जो मरकजी हुकूमत से आए, मुरादाबाद जहां पर हमारा भाई अजहरुद्दीन एमपी है, वहां पर 17 करोड़ रुपए दिए गए। कब दिए गए? सितंबर 2013 में। किसके लिए दिए गए 17 करोड़ रुपए? ठकुरवाड़ा ब्लॉक में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की बिल्डिंग के लिए, कंप्यूटर लैब अपर प्राइमरी स्कूल में, पानी की सप्लाई वीरपुर वरियार में, गवर्नमेंट कॉलेज सर्कल हाउस में पानी की वाटर सप्लाई, मुरादाबाद ब्लॉक में, मुंडा पांडे ब्लॉक में, बिलारी ब्लॉक में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की तामीर, बिलारी ब्लॉक में गवर्नमेंट हाई स्कूल बिल्डिंग की तामीर, दिंगर ब्लॉक में आंगनवाड़ी सेंटर, गवर्नमेंट कॉलेज की तामीर, कंप्यूटर लैब उर्दू प्राइमरी स्कूल में, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी दिलारी ब्लॉक में, पानी की सप्लाई दकया जांच में, दिलारी ब्लॉक में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सिहाली खद्दार में, दियारी ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की तामीर, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी की तामीर ग्राम राजपूत केसारिया में। ये क्या हुआ अखिलेश यादव? क्या तुम इसका जवाब दे सकते हो? मैं ये सवालात ये अवाम के सामने रखने आ रहा था तो उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने कहा कि नहीं, आप नहीं आ सकते। अब आप बताइए मैं क्या बोलने जा रहा था वहां पर? मैं चिलकल गोले के जलसे से उत्तर प्रदेश के मेरे भाई और बहनों से पूछना चाह रहा हूं। मैं ये बताने आ रहा था आपसे
मैं आपका गम बांटने आ रहा था, मैं आपकी आंखों से जो आंसू बह रहे उसको महसूस करने आ रहा था। मैं मुजफ्फरनगर में जो हमारी बहनों की इज्जत लूटी, जो तुम्हारे सीने में तकलीफ है उसको महसूस करने के लिए आ रहा था। और क्यों नहीं तकलीफ होगी सरजमीन दक्कन पर बसने वाले गयूर नौजवानों को, क्यों नहीं महसूस होगी तकलीफ सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को? इसलिए महसूस होगी क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह है। मुलायम सिंह, हम एक जिस्म वाहिद की तरह है। अगर मुजफ्फरनगर के मुसलमान के तलवे में कांटा चुभेगा तो हैदराबाद के नौजवान के सीने में तकलीफ महसूस होगी। ये हमारा ईमान है, ये हमारे आका का इरशाद। और क्यों नहीं हम तुमसे मुकाबला करेंगे, हम क्यों नहीं तुमसे मुकाबला करेंगे। मेरे आका की सुन्नत है जालिम से मुकाबला करना। नौजवानों सुनो, जामे निजामिया के एक अजीम सुपूत डॉक्टर हमीदुल्लाह ने अपनी किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक वाकया लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बचपना है। अबू लहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा से बहस की अबू जहल ने, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को ढकेल दिया और उनके सीने पर बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बचपने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस नाइंसाफी को देखा, बचपना है मेरे आका का। अगर इस जलसे में कोई बच्चे हैं तो तुम्हारे लिए मेरा पैगाम है। अगर मेरी आवाज मुजफ्फरनगर के मासूम बच्चों को पहुंच रही है तो मेरा पैगाम तुम्हारे लिए है मेरे बच्चों। अगर मेरी आवाज वो आजमगढ़ के गयूर और बहादुर नौजवानों को पहुंच रही है तो ये पैगाम तुम्हारे लिए भी है। ये आका की सुन्नत है कि अल्लाह के रसूल का बचपना है। दौड़ते हुए आए और उसको ढकेल दिया उसको कि कैसे तू ये हरकत कर रहा है। ये हमको मिजाज दिया गया। ये आका की सुन्नत है कि अगर कोई जालिम किसी पर जुल्म कर रहा है तो दौड़ो नौजवानों उसकी मदद के लिए, दौड़ो उसकी मदद के लिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है। और आका अभी बचपने में डॉक्टर हमीदुल्लाह लिखते हैं कि बमुश्किल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ज्यादा नहीं थी। अगर हम मदद को जाते हैं तो तकलीफ, मुजफ्फरनगर जाना चाहते तो नहीं आना, अलीगढ़ को जाना चाहते तो नहीं आना। अजीब और गरीब सेकुलर गवर्नमेंट है। महाराष्ट्र को जाना चाहते तो मुमरा को नहीं आना। अरे क्या ये मुल्क तुम्हारे बाप का है? मेरा नहीं है। मैं यहां मुल्क का शहरी नहीं हूं। क्या तुम मालिक है, मैं किराएदार हूं? क्या तुम मेरे आका, मैं तुम्हारा गुलाम हूं? अरे सुन लो मुलायम सिंह, सुन लो अखिलेश यादव, तुम हमारे आका नहीं हो सकते, तुम हमारे मालिक नहीं हो सकते। हमारे आका और हमारा मालिक तो मदीने का आका है, हमारा वो सब्ज गुम्बद का मक्की हमारा आका है। हमारा मालिक तो परवरदिगार है जो जमीन और आसमान का खालिक, वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है। ये तुम्हारे पास तुम्हारे चमचे तुमको नेताजी बोलते होंगे। मेरे पास कोई नेताजी नहीं है। कायद आजम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कायद इनकलाब अगर कोई है मुसलमानों तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कायद इनकलाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जितने दुनिया में कायदीन गुजरे, अगर उनमें कोई कायदाना सलाहियत है तो मेरे आका के पैरों की धूल का सदका है। वो मेरे आका के पैरों की धूल का सदका है। ये लोग मुलायम सिंह को नेताजी कह के नेताजी ही हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जो मुकाबला किया अंग्रेजों से, वो नेताजी। इनको प्राइम मिनिस्टर बनने का जुनून सवार होगा। कुछ भी हो जाओ मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। उसको भी भूत सवार हो गया मोदी को, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो चंद्रबाबू नायडू बोल रहे फूल नहीं तो फूल की पत्ती मेरे को मिल जाएंगी।
नायडू बोल रहे मोदी साहब आप मेरी साइकिल पे बैठ जाओ, अपन दोनों बैठ के गम के पैंडीला मार के दिल्ली को जाएंगे। तो चंद्रबाबू नायडू, अब मैं सुना अगर तेलंगाना बन गया तो उन्होंने होम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे। क्या क्या जबरदस्त है भाई, क्या कोई ख्वाजा का लंगर बट रहा क्या? मैं होम मिनिस्टर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, मैं डिफेंस मिनिस्टर, मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। क्या है भाई ये? किसी खानदान की मीरास बांट रहे क्या आप? अभी इलेक्शन होना बाकी है नायडू साहब, अभी बहुत से मरहलों से गुजरना है, खाक और खून के दरियाओं से गुजरना है। और सिकंदराबाद की पार्लियामेंट सीट तो हम लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। क्या अब के बार आप लोग वोट डालेंगे नहीं डालेंगे? किसको डालेंगे वोट आप? किसको वोट डालेंगे आप? ये पैगाम मिलना है लोगों को। अब लड़ना है सिकंदराबाद की पार्लियामेंट की सीट, बहुत हो चुका, लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जीत हार अल्लाह के हाथ में, मगर लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे। अगर मेरी जिंदगी में कामयाब नहीं हुए तो नौजवानों तुम अपनी जिंदगी में कामयाब कराओगे, तुम जरूर कामयाब कराओगे। सिकंदराबाद की सीट पर तुम कामयाब कराओगे अपने नुमाइंदों को, तुम आजमगढ़ की सीट पर कामयाब कराओगे, तुम इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के ऐसी 8 पार्लियामेंट की सीटें जहां हमारे वोटों के बगैर कोई कामयाब नहीं हो सकता। अगर हम मुत्तहिद हो गए कलमे की बुनियाद पर तो यकीनन हमारी ताकत में और इजाफा होगा। मगर कोशिश करना है, कोशिश करना है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट कैसा मिली? 20 साल मेहनत करना पड़ा। 20 साल के बाद सालारे मिल्लत 6-5 हजार वोटों से कामयाबी हासिल की और अल्लाह का करम है हम कामयाब होते जा रहे। मगर इनको हैदराबाद की सीट से भी तकलीफ नहीं, हैदराबाद की सीट की बड़ी तकलीफ इनको। कैसा इनको रोकना, कैसा मीर जाफर मीर सादक को खड़ा करना, कैसे कठपुतलियों को खड़ा करना, कैसे नाचने गाने वालों को लेके आना, क्या क्या करना, सब नए नए तरकीब सोच रहे। मगर नौजवानों मैं तुमको पैगाम दे रहा हूं, हम इनको रोक सकते, हम अपने मकसद में इंशाअल्लाह कामयाब हो सकते अगर आप अटूट अल्लाह पर तवक्कल करेंगे, अगर आप पूरा अल्लाह पर तवक्कल करेंगे और इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे और अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएंगे। पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ नौजवानों, पोलिंग के दिन खाली एक ही धुन सवार रहना, वोट डालना, वोट डालना, वोट डालो, वोट डालो, भागते रहो, वोट डालो, वोट डलवाओ, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि राजस्थान में अगर बीजेपी कामयाब हुई, मध्य प्रदेश में बीजेपी कामयाब हुई, छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी कामयाब हुई, दिल्ली में अगर कांग्रेस पिटे गई तो पोलिंग परसेंटेज 65-70% के दरमियान था। अगर हमारा पोलिंग परसेंटेज 50-55 रहेगा तो काफी नहीं, हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए मेरे भाई, बहुत बढ़ना चाहिए। और नौजवानों पहले अपने घर के अफराद खानदान को लेकर जाओ, अपनी मां बहनों को लेकर जाओ, अपना वोट डालो, उसके बाद सेल फोन खोलो, सुबह सुबह उठ के नहीं बोलना तू डाला नहीं डाला। और उस दिन क्योंकि नहीं मालूम उस दिन दोबारा जलसा होगा तो मैं आ सकूंगा नहीं आ सकूंगा, मैं इसको मेरी इलेक्शन की मुहिम समझकर आपसे खिताब कर रहा हूं कि उस दिन सुबह में कम से कम उस दिन सुबह तो उठ के नमाज पढ़ो, एक दिन फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह के सामने दुआ करो। वैसे तो रोज पढ़ना है, हमारा मिजाज क्या है, रात के 2 बजे 3 बजे आके सोते, अम्मा उठाते, बाबा उठाते, अरे उठ फजर पढ़, फजर पढ़। बेचारे अम्मा बाबा पढ़ के सो जाते, हमारे भाई सो रहा अभी, 10 बज गए, अम्मा बोलती है नाश्ता कर ले, बोलते फौरन कुत्ता हाँ लाओ खाने को लाओ। नमाज पढ़ बोल तो नहीं उठते, अम्मा बोली देख आमलेट बड़े का खीमा तैयार करी आजा, बोल तो दौड़ेंगे।
ये क्या मिजाज है? तुमको बड़े से मोहब्बत है और जो सबसे बड़ा है उससे ही मोहब्बत करो। वो अल्लाह है, वो अल्लाह सबसे बड़ा है, याद रखो। वही हर चीज देने वाला है। नौजवानों, जिस दिन तुम नमाजों की पाबंदी कर लोगे नौजवानों, दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाएगा। नौजवानों, तुमने देख लिया, तुमने एक चीज में तुम कामयाब हुए। हमारे हीरो हैं, अहले दिल हमारे हीरो हैं। ये क्या जिए, ये गंदे नजीज गलीज कहां से आ जाते नहीं मालूम, मगर मालूम हो गया ना, मालूम हो गया किसकी पतंग हवा में उड़ती, किसकी पतंग हवा में उड़ती मालूम हो गया। मगर मंजलिस का निशान पतंग का है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। लाहौल बला कुव्वत, इलेक्शन का आगाज कर रहा हूं, मुहिम का। हमारा निशान पतंग का रहेगा इंशाअल्लाह। तो पतंग पिलाना है आपको, पतंग पिलाना है। मेरे अजीज दोस्तों, आज आप देखें कि तेलंगाना के ताल्लुक से बिल हो गया, असेंबली में नामंजूर कर दिए। अब पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा। चीफ मिनिस्टर बोल रहे मैं नहीं आने देता हूं। अजीब और गरीब पार्टी है ये, दो राय। चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं होने देता हूं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोले नहीं पैदा ही होगा बच्चा। अरे बाबा, ये कब तो भी पैदा कर रहे, पैदा होता नहीं होता। अगर हुआ भी तो क्या उसका हाथ टुट्टा रहेगा, पैर टुट्टा रहेगा। हैदराबाद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद सबका है, मगर दिल तो मेरा है ना। लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास, हिंदुस्तान का दस्तूर इस बात की इजाजत नहीं देता कि लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास रहे। हिंदुस्तान का दस्तूर इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक रियासत के शहर क्या दो कैपिटल, आंध्रा का भी कैपिटल, तेलंगाना का भी कैपिटल। अरे कौन सी मिसाल है मेरे भाई। हमारा हैदराबाद तो ऐसा हो गया कि फंस गए रजिया गुंडों में हाल हो गया। इन्हों बोरे नहीं छोड़ते, उन्हों बोरे नहीं छोड़ते। अरे मैं क्या करूं भाई, फिर हम क्या करना। ये तमाशा देख के दोनों बंदरा लड़ रहे। अरे हमारा शहर है भाई ये, हम भी तो कुछ है यहां पर। अरे आपका ही बोलेंगे, आपका हमारा, इनका तुम्हारा। अरे इनका तुम्हारा मेरा नहीं, ये हिंदुस्तान का है। मगर हैदराबाद कॉमन कैपिटल कैसा होगा। और फिर हाई कोर्ट नहीं बनाते कहते तेलंगाना की, क्यों नहीं बनाते, बनाओ ना। नहीं, तेलंगाना की का वो हाई कोर्ट बाद में बनाते। नौकरियों का मसला है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने देखिए कहते यहाँ की नौकरियां, कई को देखते भाई, क्यों देखते आप बनाओ यहाँ का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या कांग्रेस वालों तुमको इतनी बड़ी बेचैनी है कि कुछ भी हो जाओ, जाके मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, गिर के बन जाऊं, दौड़ के बन जाऊं, खींच के बन जाऊं। आप कभी देखे म्यूजिकल चेयर्स हम स्कूल में खेलते थे, म्यूजिकल चेयर्स, टीचर बोलते थे अब हम वो करेंगे, अब तुम भागना, जैसा टेप बंधवा बैठ जाना। ये कांग्रेसियों को नहीं दिख रहा। मैं कुर्सी पे बैठ रहा हूं, 25 लोग हैं तो दावेदार इनके पास, 25 लोग दावेदार है तेलंगाना की चीफ मिनिस्ट्री के लिए। अरे बनो भाई, खुशी होंगी हमारे को, मगर ये सब चीजों के साथ बनो, वरना क्या तुम इंसाफ करोगे। वो 600 बच्चे जो खुदकुशी करके मर गए उस्मानिया यूनिवर्सिटी वरंगल चौतरफ के, उनको क्या जवाब दोगे तुम। वो बेचारे मर गए, उनके अम्मा बाबा आज तक परेशान, उनके अम्मा बाबा परेशान, उनका भाई परेशान, उनका बाप परेशान। मगर आप बोल रहे नहीं ऐसा ले लेंगे, जैसा आता ले लेंगे। कैसा लेते भाई आप, कैसा ले लेंगे आप। दस्तूर भी तो कोई चीज है नहीं है। मजलिस ने साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हमको मंजूर नहीं है, हमको मंजूर नहीं है। अगर पार्लियामेंट में ऐसा बिल आएगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बिल के खिलाफ तरमीमात पेश करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसा बिल आएगा हम तायद नहीं करेंगे।
और मुलायम सिंह, अब मालूम होगा तुम्हारे को, तेलंगाना बना तो उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े, क्योंकि मायावती ने रेजोल्यूशन पास करके भिजा दिया है कि उत्तर प्रदेश को 4 टुकड़े करो। उन्हें शातिर औरत है, वो बहुत काबिल है मायावती। ये पूरे संघ परिवार के बोले अंबेडकर का पुतला लगा रही, अंबेडकर का पुतला लगा रही। अच्छा, दूसरों के लगाना करते, आरएसएस वाले बोलते भारत माता की लगाना, अंबेडकर की नहीं लगाना। क्यों? क्या अंबेडकर की लगाने से तकलीफ हो गई? तो मायावती बोली अच्छा अंबेडकर के लगाए तकलीफ होती, अब मैं जो है काशीराम का लगाती हूं। तो संघ परिवार वाले बोले अब इन्हें काशीराम का लगा दी। फिर उसके पीछे पड़ गए, नहीं इनका लगाना था, गोलवालकर का लगाना था, हेगडेवर का लगाना था, फुना का लगाना था। तो उन्हें बोली अच्छा ये है, मेरा भी लगा देती हूं। अब क्या बोलते हैं उन्हें बोली तुम ये बोले मैं ये करी। ऐसा रहना जवाब देने वाले, इनको जवाब देना। और मजलिस जो जबान से जवाब देती, मेहनत से जवाब देती, रोड पे आके जवाब देती, पुलिस से लड़के जवाब देती, जेल को जाके जवाब देती, खून बहा के जवाब देती, तो इनको परेशान हो जाते, पसंद नहीं आता, इनको पसंद नहीं आता। इनको बोलते हैं क्या किस्सा क्या है, लोगों का जबान है AK-47 है, बोले चले जाते हैं लोग। अरे आजमगढ़ को तुम बदनाम किए, आजमगढ़ को दहशतगर्दी के अड्डे बोल के बदनाम किए। वो आजमगढ़ के बच्चे पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत कर रहे थे, पार्लिमानी जमहूरियत में जलसा कर रहे थे आजमगढ़ के नौजवान। क्या तुम उनको जलसा रोक के तुम क्या मैसेज दे रहे हो उनको? तुम बदनाम कर रहे हो आजमगढ़ को। आजमगढ़ का एक एक बच्चा हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला बच्चा, आजमगढ़ का एक एक आलिम हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला आलिम। वो शिवली की सरजमीन है, वो गद्दारों की सरजमीन नहीं हो सकती आजमगढ़। वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वालों की सरजमीन। जलसा कर रहे तो आप जलसा करने नहीं दिए? बताओ, तुम बदनाम नहीं कर रहे आजमगढ़ को तो कौन कर रहा बदनाम? अब अखबारात में आ रहा, बीजेपी वाले बोल रहे कि नहीं अब भूल जाओ 2002 को, बाबरी मस्जिद की शहादत को भूल जाओ। बीजेपी वाले बोल रहे देखो 2002 में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। अरे संघ परिवार की चड्डी पहन के नाचने वालों, सुनो, जब यहूदी लोग हिटलर की तारीफ करने वालों को नहीं भूले, अर्जेंटीना ब्राजील में जाकर हिटलर के मिनिस्टर जाके छुप गए थे, 80 साल के हो गए थे, तो इजरायली हुकूमत ने उनको अपने एजेंट को भिजाकर मरवाया। 80 साल 90 साल के बुड्ढों को मरवाया। क्यों मरवाया? क्यों उनको गिरफ्तार करवाया? क्यों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेकर गए? क्योंकि ये लोग हिटलर के साथ 10 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में डाले थे। ये इजराइल ने बदला लिया, इसको भूल जाना। क्यों बांग्लादेश में जमात इस्लामी के वहां के लीडर को फांसी दी गई? 40 साल पहले इल्जाम लगा जमात इस्लामी के लीडर पर कि उन्होंने वहां पर 71 की जंग में बांग्लादेशियों को मरवाया, लूटा करा, तो 40 साल के बाद उनको फांसी दिए। भूल जाना था, भूल जाना था, बोलना था तुम बांग्लादेश को कहीं कर रहे, छोड़ देना था उनको। फिर तीसरी बात, क्या महात्मा गांधी के कत्ल को ही भूल जाना? नाथूराम गोडसे को भूल जाना? नाथूराम गोडसे की के फूल, उसके फोटो पे फूल चढ़ाना, क्या उसकी फोटो को लिख जाके पार्लियामेंट में लगाना नहीं हो गया? भूल जाना क्या है? बाबा कौम पे 3 गोली मारा था उन्हें, वहीं के वहीं वो बेचारे मर गए, उनकी भूल जाना मौत को। ये संघ परिवार, जब हम महात्मा गांधी की मौत को नहीं भूल सकते, जब हम बांग्लादेश में जमात इस्लामी ने जो जुल्म किया उसको सजा मिलती है, आज अखबार में आया कि वहां के एक और सदर को फांसी की सजा मिली, जब दिल्ली में 84 में जो सिखों को मारा गया उसको नहीं भूल सकते, तो गुजरात कैसा भूलना। और याद रखो संघ परिवार वालों, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं।
नौजवानों, हम क्यों मुहर्रम में करबला की याद को ताजा करते? हम क्यों मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन की शहादत को याद करते? जब भी यजीद भाग गया था ना, यजीद छुट गया, भाग गया था, मगर हम क्यों याद मनाते? क्यों याद मनाते? इसलिए याद मनाते कि जालिम को सजा मिले। जालिम मलून है, उसको बोले, उसको मजम्मत करें। और इंसाफ का बुनियादी तकाजा क्या है? कि मेरे कातिल को सजा मिलना। मेरे कातिल कौन है? मेरा दुश्मन कौन है? मेरी मस्जिद को शहीद करने वाला कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी आज तक सजा नहीं मिली। क्या आडवाणी को हम भूल जाएं? नरेंद्र मोदी, गुजरात का चीफ मिनिस्टर, और अहमदाबाद की सरजमीन हमारे खून से लाल हुई, उसको सजा नहीं मिलना? अमित शाह को सजा नहीं मिलना? ये तमाम लोगों को सजा नहीं मिलना? भूल जाना क्या? अरे इंसाफ का तकाजा है, याद रखो संघ परिवार वालों। इंसाफ जब ही मिलेगा हमको जब तुम लोगों को सजा होगी, तुम्हारे करतूतों की सजा होगी, तब जाकर हमको इंसाफ मिलेगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, जलसे और भी होते रहेंगे। मैं इस जलसे के जरिए हमारे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के नौजवानों को कह रहा था, और जरा मेरी बात सुन के जाओ कि मैं सलाम करता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उन आजमगढ़ के नौजवानों को कि तुम्हारे खुलूस को हम सलाम करते हैं, तुम्हारी मोहब्बत को हम सलाम करते हैं। और उसमें एक ऐसा नौजवान भी था जो 10 दिन पहले उसको बेटा हुआ दिल्ली में, वो बोला कि मैं नहीं देखूंगा अपने बच्चे का चेहरा जब तक मजलिस का जलसा नहीं हो जाता आजमगढ़ में। ये जज्बा है, मैं उनको सलाम कर रहा हूं। और अगर कोई हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है तो याद रखो, दीन इस्लाम की तारीख गवाह है। जंग उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब चचा हजरत हमजा की लाश मुबारक को देखा, तो चादर के जरिए हजरत हमजा की लाश को जब छुपाया जाता जिस्म मुबारक को, तो चेहरा दिखता, अगर चेहरे को छुपाते तो पैर दिखता। वो नजारे भी हम देखे हैं। याद रखो, गरीबी से हम डरने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के नौजवानों को हम सलाम करते हैं। अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमको कामयाब करेगा। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।